एक दौर रहा है जब भारत, वैसे भी आप जानते हैं कि अभी भी हमको टूरिज्म की दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी भी हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है उसको उभारने, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करने और लोगों के सामने वैसे आज के दौर में ले जाने की जरूरत है कि आज की पीढ़ी उससे खुद को कनेक्ट कर सके। गुंजाइश बड़ी है, लेकिन जिन लोगों ने बहुत सारे असंभव कामों को संभव करके दिखाया है, गोवा, केरला, तमिलनाडु, टूरिज्म के मामले में ये स्टेट्स वो रहे हैं जिनकी ऊपर गिनती होती रही है, लेकिन बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश न सिर्फ ऊपर बढ़ रहा है बल्कि उनको पछाड़कर आगे निकलता हुआ जहां दिखाई दे रहा है। जहां अभी टूरिज्म की अगर आप बात करें तो 70 करोड़ के आसपास 2024 में टूरिस्ट पहुंचे, 20 लाख के आसपास विदेशी सैलानी उत्तर प्रदेश को देखने पहुंचे। और यह भी एक तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में जहां ताजमहल और ताजमहल की चर्चा होती थी, वहां राम मंदिर की, महाकुंभ की, काशी विश्वनाथ की जय जयकार हो रही है। ताजमहल की तो खैर अपनी जगह ग्रेस है ही, तो बगैर किसी लाइन को छोटा किए एक बड़ी लंबी लकीर खींच देने के लिए जो सरकार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण विभाग उत्तर प्रदेश, जहां भगवान राम पैदा हुए, जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए और न जाने कितने महापुरुषों की यह जमीन रही है, उस जगह पर संस्कृति को ऊपर ले जाने और उस जगह की संस्कृति से विदेशियों को और देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे लोगों को अवगत कराने का जिम्मा जिनके हाथों में है, वो जयवीर जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। बहुत स्वागत है। महाकुंभ, देखिए, बड़ा मैं भाव के अतिरेक में बहुत सारी बातें कह गया। ये सचमुच इस समय हर किसी हिंदुस्तानी के मन में चल रहा है, खासतौर से महाकुंभ के आयोजन को देखते हुए। जिस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने की, जिस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और कल मौनी अमावस्या मुझको लगता है कि सबसे इस पूरी चुनौती की सबसे बड़ी कसौटी का दिन कल है। आप लोग बधाई के पात्र हैं और सबसे पहले तो मैं कल को लेकर आपको शुभकामनाओं और साधुवाद के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्या लेकर चले थे आप लक्ष्य और आगे क्या करना है? धन्यवाद। पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि 17 में जब पहली बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय के उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां थी पूरा देश जानता था, पूरे प्रदेश का एक एक बच्चा बच्चा जानता था। उस समय हालात थे दंगों का प्रदेश, दंगाइयों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, अवैध जमीनों पर कब्जे करने वालों का प्रदेश। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी पर्यटक उत्तर प्रदेश को झांकना नहीं चाहता था, इसलिए कि न तो वो उस तरीके की रोड कनेक्टिविटी थी, न उस तरह का वातावरण था। पता लगा लोगों को आए हैं अपनी पर्यटन की यात्रा करने और कहीं फिरौती न देनी पड़ जाए। ये हालात उत्तर प्रदेश ने देखे हैं। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार ने काम किया, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उससे प्रदेश के बारे में लोगों की 6-7 सालों में पूरी अवधारणा बदल गई। कानून का राज, दंगा मुक्त प्रदेश, आने वाले हर व्यक्ति को समुचित संसाधन सुविधाएं, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हर तरह की बेस्ट कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ प्रदेश के जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल थे उनका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की अवधारणा बदली, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों का सोच बदला। उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के, श्रद्धालुओं के लिए संसाधन सुविधाएं मुहैया हुई और हर व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश की ओर। सबसे अहम बात यह है कि आज ईश्वर की सबसे असीम कृपा अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश की भूमि पर है, जहां महापुरुषों के रूप में भगवान राम की नगरी अयोध्या, और अयोध्या में भी हम सब भाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद भगवान राम जी का मंदिर वो अपने घर में विराजमान पिछले 22 जनवरी को होकर के ये हम लोगों के जीवन काल में संभव हो पाया है। इसके लिए हम सब लोग अपने को गौरवशाली, भाग्यशाली समझते हैं। चाहे अयोध्या की बात करें, काशी
के कॉरिडोर की बात करें, विंध्यवासिनी धाम की बात करें, नैमिषारण्य की बात करें या मथुरा वृंदावन के समुचित डेवलपमेंट की बात करें, सभी के समुचित विकास के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर रात दिन मेहनत करके उसको धरातल पर उतरने का काम किया है। और ये एक और सौभाग्य आदरणीय योगी जी को और उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे को जाता है, क्योंकि हम लोग होस्ट हैं कि महाकुंभ 144 सालों के बाद हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा अवसर तीर्थराज प्रयाग की धरती पर माँ यमुना, माँ गंगा, माँ सरस्वती के संगम तट पर आया है कि महाकुंभ का आयोजन जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से देश और दुनिया के जितने भी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, आज हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु, हर सनातन परंपरा को मानने वाला, संस्कृति को जानने वाला, भारत की संस्कृति को सम्मान देने वाला हर व्यक्ति चाहता कि इस बार एक डुबकी मां त्रिवेणी में जरूर लगाने का काम करें। पहले जो हम लोग सुनते आए हैं उसमें सुनते थे कि बुजुर्गों का मेला होता है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बुढ़ापे में अपने जीवन यात्रा के पड़ाव के अंतिम पड़ाव में वहां जाकर के अपने को धन्य महसूस करने के लिए त्रिवेणी में गंगा में डुबकी लगाने का काम करते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि युवा बुजुर्गों से बहुत आगे है। आप जाकर स्वयं देखिए कि जिस तरीके से असंख्य संख्या में न कोई जात का भेद, न भाषा का भेद, न रहन सहन का भेद, न संस्कृति का भेद, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, विभिन्न बोली भाषा के बोलने वाले लोग, विभिन्न मत मतांतर के लोग आज वहां आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मां त्रिवेणी की संगम में डुबकी लगा करके अपने को पुण्य लाभ ले रहे हैं और जीवन को कृतार्थ और धन्य कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है, आज की सूचना में बता रहा हूं आपको, अभी मैं बैठा था, आज कल मौनी अमावस्या है, जहां कल हम लोगों को संभावित है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने के दृष्टिगत हम लोगों ने वहां की सारी व्यवस्था चाक चौबंद देने का काम किया है। लेकिन आज अभी सुबह की रिपोर्ट है कि आज का संगम स्नान 1.88 करोड़ 12 बजे तक लोग डुबकी लगा चुके हैं आज की स्थिति में। एक रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड। और कल मैं समझता हूं कि जो असेसमेंट हम लोगों का उससे कहीं ज्यादा लोग का डुबकी लगाएंगे, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। ये हम समझते हैं कि एक सनातन का डंका बज रहा है, श्रद्धा का डंका बज रहा है। आज पूरा विश्व के तमाम वो लोग सर्च कर रहे हैं कि इतनी भीड़ और इतना बढ़िया व्यवस्थाएं, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी रुकावटों के सुचारू रूप से कार्यक्रम ईश्वरीय अनुकंपा से, सरकारी व्यवस्थाओं से साफ सुथरा कुंभ, स्वस्थ कुंभ, व्यवस्थित कुंभ, स्वच्छ कुंभ और आधुनिक तकनीक के साथ ये कुंभ आयोजित करने का सफलतम आयोजन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक उत्तर प्रदेश कर पा रहा है। इसके लिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का एक एक वो व्यक्ति, एक एक वो सनातन को मानने वाला व्यक्ति अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। और ये भारत की जो सनातन परंपरा, आदर्श, मूल्य हैं उसको दुनिया के पटल पर, विश्व पटल पर छा जाने के लिए एक नए तरीके का ये प्रस्तुतिकरण हो रहा है। जो भारत का सोच था, सनातन संस्कृति थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हमने सदैव अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने केवल जात धर्म के लिए नहीं, हमने हमेशा मनुष्य मात्र के लिए नहीं, बल्कि हमने जीव जंतुओं के भी कल्याण की भावना के साथ अपनी सनातन का निर्माण किया है। हमेशा लोक कल्याण की भावना से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और विश्व कल्याण की भावना के साथ जो सनातन अपने आदर्श मूल्यों पर बहुत लंबे अंतराल से चला आ रहा है, जिस पर तमाम हमले हुए, जिसको खत्म करने के लिए तमाम दूषित प्रयास हुए, लेकिन सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इस महाकुंभ से ये साबित हो गया है। ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, आप सब जानते होंगे, टूरिज्म सेक्टर एज सच पर्यटन को पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोई
विषय नहीं समझा जाता था, बल्कि इसको हमेशा एक पेरिफेरल सेक्टर के तौर पर लिया गया। 4 से 6% जो कि ओवरऑल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला एक सेक्टर हो, वो जाहिर है महत्वपूर्ण सेक्टर है, लेकिन उन सेक्टर्स को अब पहचाने जाने की, अब उनको रेखांकित किए जाने की और उनको बढ़ावा दिए जाने की जो योजनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से जयवीर जी ने एक बात और की कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे टूरिज्म आप कहीं जाते हैं सैलानी के तौर पर, तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, आप वहां होटल बुकिंग कराते हैं, आप किसी एक ट्रैवल ऑपरेटर की सेवाएं लेते हैं और वहां जाकर आप ठहरते हैं। फिर आपका एहसास क्या है एज अ टूरिस्ट, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, मध्यम लगा, कहीं सुधार की गुंजाइश है, सर्वे करके आपसे फीडबैक लेना। जो लोग होटल क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कई बार सब्सिडी तक देना। वो लोग जो टूरिज्म को बेहतर समझना चाहते हैं उनके लिए क्विज का आयोजन करना, जो क्विज के प्रतियोगी हैं उनको इनाम देना। तो इस सेक्टर से जुड़े हुए जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको पहचानना, उनको एनकरेज करना और वो कैसे एक बेहतर इकोसिस्टम में काम कर सकें, ये इंश्योर करना, ये जयवीर जी आपने किया। तो कैसे आपने ये योजनाएं बनाई और आगे आप टूरिज्म को यहां प्रमोट करने के लिए और क्या क्या करने वाले? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह मैंने शुरुआत करी थी कि 17 के बाद हम लोगों ने काफी ध्यान दिया, लेकिन खास रूप से आदरणीय योगी जी की दूसरी सरकार की शुरुआत के समय से जब मेरे पास पर्यटन और संस्कृति विभाग आया, उसके बाद हम लोगों ने एक लंबी दीर्घकालीन योजना बनाई। उत्तर प्रदेश में खासकर आध्यात्मिक और धार्मिक टूरिज्म की दृष्टि से, एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से, इको टूरिज्म की दृष्टि से, रूरल टूरिज्म को डेवलपमेंट करने की दृष्टि से, और हमारे जो 12 सर्किट यूपी में बने हुए हैं टूरिज्म के, उनको आइडेंटिफाइड करके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बहुत अपार संभावनाएं हम लोगों को दिखाई पड़ी। और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने एक प्लान तरीके से यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 तैयार की। पहली बार उत्तर प्रदेश में टूरिज्म पॉलिसी बनी, उसमें तमाम खामियां थी, 2018 में ही बनी थी। उसको हम लोगों ने फिर दोबारा रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद 2022 में टूरिज्म पॉलिसी एक रिवाइव करके तैयार की, और उसको करने से पहले हमने पूरे देश के जितने भी स्टेट से, सभी स्टेट के जिन जिन स्टेट में टूरिज्म पॉलिसी लागू थी, उन सबका अध्ययन अपने अधिकारियों को भेज के कराया। उन सब में जो जो अच्छी चीजें थी सबको एडॉप्ट करके एक नई टूरिज्म पॉलिसी जारी की। और उसका आपको जानकर हर्ष होगा कि टूरिज्म पॉलिसी में जो आप चर्चा कर रहे थे वो सारी चीजें समाहित करने के बाद हम लोगों ने जो भी अच्छा होटल बनाना चाहता है, रिसोर्ट बनाना चाहता है, बल्कि 5 स्टार 7 स्टार होटल से लेके गांव में यदि 5 पर्यटकों को ठहराने के लिए 5 कक्ष का अगर छोटा सा भी कोई डेवलप करना चाहता है डेस्टिनेशन, उन सब के लिए यदि वो इन्वेस्ट करता है तो 25% सब्सिडी। यदि वो एंटरप्रेन्योर, कोई कंपनी या अन्य जो भी कारोबारी कुल जो भी डेवलप उसका कुल मिला के जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका 25% देंगे। यदि महिला है तो 30% देंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का है तो उसको हम लोग 30% सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह हुआ कि जहां जहां आज एक एक गांव में रूरल टूरिज्म के आप ताज्जुब करेंगे कि गांव तक हम लोग 5-5 आवास के लोगों को ठहरने के लिए संसाधन हैं। लोग चाहते हैं, खासतौर से विदेशी पर्यटक चाहता है, उब चुके हैं। खासकर कोरोना काल के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि हम प्रकृति के साथ जुड़े, और प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए हम लोगों ने गांव तक टूरिज्म की व्यवस्था करने का काम किया। और खासकर इको टूरिज्म बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया यूपी का, और उसके माध्यम से जो भी, और उसमें इको टूरिज्म बोर्ड में ये खास बात रखी कि जो भी डेस्टिनेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, जहां अच्छी संसाधन सुविधाएं और पर्यटन के साथ साथ प्रकृति के साथ जुड़ने के अवसर हैं, चाहे हमारा दुधवा हो, कतनिया हो, ये सारे उसमें हम लोग शामिल किए हैं। उनके लिए बेहतर कनेक्टिविटी देने का। और दुधवा के लिए आप ताज्जुब करेंगे, लखनऊ से दुधवा के लिए बाई एयर हमने सुविधा पिछले महीने तो जहाज की शुरुआत, छोटा जहाज है 16 सीटर, उससे हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट से दुधवा के बगल में जो एयर स्ट्रिप है वहां के लिए कनेक्टिविटी दे रखी है।
इस तरह हम लोगों का प्रयास है कि चाहे हमारे इको टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से हो, आध्यात्मिक तौर पे हो, उन सारे चीजों को डेवलप करके बेहतरीन कनेक्टिविटी देने का काम किया। एक एक विधान ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से कोई न कोई महत्वपूर्ण देवी देवता या अन्य कोई मान्यता प्राप्त ऐसी मान्यता जिसके प्रति श्रद्धा भाव जुड़ी है वो न हो। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 2022 के बाद सारे जिलों में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाने का काम किया और उसमें जिले के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, एमएलए, एमएलसी, सांसद, राज्यसभा सांसद, अन्य अन्य सभी अधिकारियों को जोड़ते हुए एक बोर्ड बनाया और पर्यटन परिषद के माध्यम से उस जिले की सारी पर्यटन एक्टिविटी और कल्चरल एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज को वहां से प्रस्ताव मंगा के शुरुआत की। और आप गौरव और फक्र के साथ मैं कह सकता हूं कि केवल इन 22 से लेकर अब तक 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां पर्यटन की दृष्टि से कोई न कोई एक डेस्टिनेशन बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने डेवलप करने का काम नहीं किया हो। जो मुख्य जो आप चर्चा करते हैं, काशी, आप जब ये बात कह रहे हैं, एक एक जगह का आपने जिक्र किया, आप सब भी सैलानी हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे। उत्तर प्रदेश जब जाते हैं, अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आप जाते हों या जन्मभूमि में आप भगवान राम के दर्शन करने जाते हों, तो आप लोगों को कैसा लगता है? पहले से अगर अच्छा लगता है और वाकई इन्होंने जो काम किया है वो बधाई का पात्र हैं अगर ये, तो आपकी तालियों से उनको एक बार महसूस होना चाहिए। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लग रहा है कि इनकी तालियां बहुत अच्छा, उतनी नहीं बज रही हैं जितनी आप दिखाई पड़ रहा है। ठीक बज रही है 100%। अब एक बात और बताइए, आपने कहा कि हर एक पंथ से अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए और एकता का दर्शन हो रहा है, सनातन की एकता का। अगर ये सनातन की एकता है, क्योंकि कुंभ तो न जाने कब से लग रहा है और ऐसे ही लोग पहुंचते रहे हैं विशाल संख्या में यहाँ डुबकी लगाने के लिए, तो आपको बटोगे तो कटोगे क्यों कहना पड़ता है? देखिए, मैं शुरू में ही कहा, पहले जो ओल्ड एज, ज्यादातर बुजुर्गों का ये सभागम माना जाता था। बुजुर्ग हैं, अंतिम पड़ाव पे हैं जीवन यात्रा के, चलिए पुण्य लाभ ले आए, कुंभ में दर्शन कराएं, ये आमतौर पर होता था। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि युवाओं में बहुत जोश है। युवा कोई रील बना रहा है, कोई जा रहा है, कोई ठहर रहा है, कोई अपने आनंद की डुबकी बार बार लगा रहा है। युवाओं में जबरदस्त जोश है। इसका मतलब हमारी सनातन से अगली पीढ़ी भी जुड़ने के लिए पूरी तरह तत्पर और तैयार है। लेकिन जब वहां पे आप देखते हैं कि आईआईटी बाबा कोई पहुंचे हुए हैं, कोई वर्षा रिशारिया पे, जो सनातन का जो असली तत्व है उसकी चर्चा ना हो के ये सब होने लगा है, तो युवाओं के जुड़ने का लाभ ज्यादा है या युवाओं के जुड़ने से डिस्ट्रैक्ट होने का खतरा ज्यादा है? देखिए, ये तो रेयर कुछ आप जो बता रहे हैं वो रेयर पैकेट हो सकते हैं। आमतौर पर जाइए, आज का युवा हमारी संस्कृति से, सनातन परंपराओं से, मूल्यों से, आदर से, संस्कारों से जुड़ने के लिए आतुर है। ये बहुत पॉजिटिव अंतर, विषयांतर काफी गंभीरता से देखा जाना चाहिए कि आज का जो नौजवान है, हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ने का मतलब अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, और महत्वपूर्ण परिवर्तन का मतलब यही आने वाला जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, हम भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा संकल्प है कि हम टेक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने का जुम्मा भी किसके कंधों पे है, और ये लक्ष्य भी हमने तय किया है कि ये सब करना है 2047 तक, जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे। और वो कब पूरा होगा? जब आज के युवा अपने कंधों पर इसको वजन महसूस करेंगे, वो इसकी जिम्मेदारी महसूस करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज का युवा इस जिम्मेदारी के लिए आगे आने का काम कर रहा है, और ये सनातन परंपरा संस्कृति से जुड़ के ही संभव हो सकता है। इसलिए एक रहोगे तो नेक रहेगा भी सफल होगा, और ये हमारा जो लक्ष्य है, ये युवाओं के मजबूत कंधों पर ही टिक करके आगे बुजुर्गों के
सानिध्य में, इनके अनुभव के आधार पर, बुजुर्गों के सानिध्य में युवा जब अंगड़ाई लेगा तो ये लक्ष्य निश्चित रूप से भारत पूरा करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि लक्ष्य को, हमारे जो नेताओं के लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को पूरा करने में भारत वो कोई कारण नहीं। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नौजवान हो या भारत के रहने वाले नागरिक, सभी नागरिक हों, ये जिस दिन चाहे गांव का मजदूर, गांव का किसान, गांव का नौजवान, शहरी व्यापारी, उद्योगपति, सेना का हमारा एक एक सिपाही, प्रशासनिक और राजनेता, सारे लोग जिस दिन ये निर्णय ले लेंगे कि हमें अपना एक एक जीवन का अंग नेशन फर्स्ट की भावना से जीना है, हमें राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना है, और राष्ट्र प्रथम की भावना जिस दिन हमारे नौजवान के जज्बे में आ जाएगी, दुनिया की कोई ताकत भारत को उसके संकल्प करने से रोकने वाली बाधा नहीं बन सकती है। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और इन सब कारणों से ही, इन सब चीजों से ही, इन सब जज्बातों से ही हम अपने लक्ष्य को 2047 तक पूरा जरूर करेंगे। और इसमें हमारा सबसे बड़ा भूमिका जो निभाने वाला है वो हमारी सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं, सनातन आदर्श निभाने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें नई ऊर्जा देने का काम करेगा, ये हमारा महाकुंभ का आयोजन इसमें बड़ी सोच बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। हमने देखा अखिलेश जी तो डुबकी लगा गए, और अब किसको किसको और बुलाने वाले हैं आप? अभी केजरीवाल आएंगे क्या? कोई नहीं बचने वाला। जन भावनाओं के साथ कोई भी कुठाराघात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जन भावनाएं ज्वार ले रही हैं, उबाल पे हैं। मुझे लगता है कि ये जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, उनके परिवार वाले ही उन्हें रात को नहीं सोने देते होंगे कि आप गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जाइए कुंभ में डुबकी लगाइए, कृतार्थ करिए। जन भावनाओं का ज्वार चल रहा है इस समय। उन जन भावनाओं के आगे बाकी चीजें सब स्थिर हो जाती हैं, खड़ी रह जाती हैं। बहुत धन्यवाद जयवीर जी, बड़ी मुखरता से आपने बात कही। और जो उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, अभी नहीं आए हैं, उनको आप 2 लाइन का क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सैलानी टूरिस्ट आना चाहते हैं? सभी उन लोगों से, वो विश्व के किसी कोने में हो, किसी देश में हो, हिंदुस्तान के किसी राज्य में हो, उन सब से हो, किसी भी तरह के मान्यताएं परंपराओं को मानने वाले लोग हों, उनको आग्रह करूंगा कि आइए इस महाकुंभ के महान अवसर पर महा पुण्य कमा करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए, पुण्य लाभ लीजिए। और मैं समझता हूं कि सनातन से रूबरू होकर के सनातन परंपराओं को जानिए, सनातन परंपराओं से सीखिए, अपने जीवन को धन्य करिए, और भारत की इस बढ़ती हुई ताकत, सनातन ताकत को भी एहसास करके जाइए, पुण्य लाभ लीजिए। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार मिलकर आपके स्वागत के लिए तत्पर है। आइए एक डुबकी पुण्य की हमारे तीर्थराज प्रयाग की मां त्रिवेणी के संगम में जरूर लगाइए, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आप सबको पुनः इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि जो लोग भी शेष रह गए हैं वो जरूर आकर के इस महापुण्य में एक डुबकी जरूर लगाएंगे। बहुत धन्यवाद। अभी तक जो आपने सफलता के साथ ये आयोजन किया है उसके लिए आपको बहुत साधुवाद और आगे के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने याद किया, बुलाया, अवसर दिया, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता।